डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, या उसको यूँ कहें भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं एवं उसका समाधान। ये आगामी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से यह देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि वर्तमान में भारत जो है कोरोना महामारी से के दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी ने भारत में त्राहिमाम मचा रखा है, तो इस दृष्टि से यह जो है टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है मुख्य परीक्षा के लिए। इसीलिए जो यहाँ पर मैंने जो समस्याएं रखी हैं और जो समाधान रखा है, विशेष रूप से भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, तो कहीं ना कहीं मेरा परिप्रेक्ष्य जो है कोविड-19 को ही ध्यान में रखकर रखा गया है, क्योंकि ऐसे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएँ हैं, महिलाओं की जुड़ी हुई बीमारियाँ जो हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका निदान न होना, उन पर यहाँ तक कि चर्चा तक न होना की समस्याएं हैं, प्रसव के दौरान मृत्यु इत्यादि और भी कई सारी समस्याएं हैं। उस पर मैंने चर्चा न की है, क्योंकि मेरा फोकस जो है कोविड-19 की पृष्ठभूमि में इस टॉपिक को मैंने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं भारत में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं एवं उसका समाधान, अथवा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है भारत में। तो भारत में जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो पहली समस्या है वह है कि जीडीपी, भारत का जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, उसकी तुलना में भारत जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यंत ही कम खर्च करता है। यह उसके जीडीपी का मात्र 1.2% है। भारत जीडीपी का जो है अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर मात्र 1.2% खर्च करता है, जो कि न कि उसके मतलब ब्रिक्स देशों में सबसे कम है, विकसित देशों की तुलना में तो यह कहीं है ही नहीं। आसपास के जो उसके पड़ोसी देश हैं उनकी तुलना में, जैसे कि श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, यहाँ तक कि बुरुंडी, रवांडा जैसे देशों से भी यह बहुत ही कम है। स्वास्थ्य सेवा पर इसका जो खर्च है जीडीपी का कितना है, 1.2% है। जब हम विकसित देशों से इसकी तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं कि यूएसए में जो है यह 8.5% है उसके जीडीपी का, जर्मनी में यह 9.4% है। ऐसे भी यूएसए का जो जीडीपी है हमारे देश के जीडीपी से लगभग 8 गुना संभवतः बड़ा है, और उसमें भी यहाँ देखिए कि यह लगभग 7 गुना ज़्यादा अपने जीडीपी का खर्च करता है। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर जो खर्च है वह अत्यंत ही कम है। और सार्वजनिक क्षेत्र में जो व्यय है, सार्वजनिक क्षेत्र का जो व्यय यानी सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों इत्यादि पर जो किया जाने वाला व्यय है वह है $23 प्रति व्यक्ति। $23 प्रति व्यक्ति है, जो कि दुनिया में सबसे कम जो है देश हैं, देशों की सूची है उसमें यह आता है। यानी प्रति व्यक्ति $23 जो खर्च है वो दुनिया में सबसे कम आने वाले देशों की श्रेणी में है। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि आसपास के पड़ोसी जो देश हैं, यहाँ तक कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड $177 प्रति व्यक्ति खर्च करता है, किसमें, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में। इंडोनेशिया में यह व्यय 38 है, $38 प्रति व्यक्ति। श्रीलंका हमारा जो पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है, नीचे जो टंगा हुआ मैप में आपको दिखलाई देता है, वहाँ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय कितना है, $71 प्रति व्यक्ति है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय जो है वह कितना हमारे यहाँ कम है। सार्वजनिक निजी खर्च और अनुपात है, सार्वजनिक निजी खर्च अनुपात, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय जो होता है, एक तो सरकारी अस्पताल होते हैं, एक प्राइवेट अस्पताल होते हैं। तो सरकारी क्षेत्र में जो व्यय है और प्राइवेट में जो व्यक्ति खुद से व्यय करता है, तो सार्वजनिक निजी व्यय का जो अनुपात है वह कितना है, 3 और 7 का है। यानी कि सरकारी 3 और निजी 7। यानी व्यक्ति जो है अपने पॉकेट से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, प्राइवेट में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में क्या है, सरकारी में आपको सुविधाएं कम है, यह यही दर्शाता है। सार्वजनिक निजी खर्च अनुपात जो है वह 3 और 7 का है, जबकि ब्रिटेन में यह 9 और 10 का है। तो पहली समस्या है जीडीपी पर जो है, जीडीपी का बहुत ही कम प्रतिशत जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। दूसरी समस्या जो है इसकी है कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई अनुसंधान जो है उस पर भी भारत बहुत ही कम व्यय करता है। स्वास्थ्य अनुसंधान पर जो है वह बहुत ही कम खर्च करता है। 2021 में यह जो राशि है, 2021 में कितनी है, मात्र 1900 करोड़ रुपए जो हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मात्र जो है स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई R&D पर मात्र 1900 करोड़ रुपए भारत सरकार ने क्या किया, 2020-21 में अलॉट किया। तो इतनी कम राशि में वो अगर थोड़ा सा ये बोले नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, 1900 करोड़ जो है बहुत ही छोटी राशि है भारत जैसे विशाल देश और विशाल जनसंख्या को देखते हुए। तो R&D जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में वह भी बहुत ही कम है। तीसरी और सबसे बहुत बड़ी समस्या क्या है, चिकित्सकों का घोर अभाव। भारत में जो है चिकित्सकों का काफ़ी अभाव है। यहाँ पर लगभग 1 मिलियन यानी लगभग 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं, और जितने पंजीकृत डॉक्टर हैं उसमें से लगभग 1 लाख
10 लाख पंजीकृत डॉक्टर हैं और लगभग 1 लाख से कुछ ऊपर जो हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी सार्वजनिक सरकारी क्षेत्रों में ये काम कर रहे हैं, मात्र लगभग 1 लाख डॉक्टर। और कुल पंजीकृत डॉक्टर कितने हैं? 10 लाख। तो आप अनुमान लगा कर देखिए आप खुद से, अगर 125 करोड़ भारत की आबादी हम मान के चलते हैं तो प्रति डॉक्टर पर कितने हुए जनसंख्या? 12,500 व्यक्ति पर एक डॉक्टर भारत में उपलब्ध है, सार्वजनिक निजी दोनों मिलाकर हम देखें तो 12,500 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है भारत में। डॉक्टरों का घोर अभाव कैसे पता चल रहा है? जबकि हु का मानक क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानक है कि प्रति 1,000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए। भारत में है 12,500। अगर यह मानकर चले कि 125 करोड़ वर्तमान में जनसंख्या है तो 12,500 पर एक डॉक्टर है यहाँ पर। तो डॉक्टरों का, चिकित्सकों का क्या है? घोर अभाव है। 10 लाख पंजीकृत हैं, 1 लाख सार्वजनिक क्षेत्र में हैं और 50% से अधिक जो हैं झोला छाप डॉक्टर हैं जो निदान कम और नई नई समस्याएं ज़्यादा पैदा करते हैं। डॉक्टरों के अलावा जो है अन्य सपोर्टिंग स्टाफ हैं, जैसे नर्स हुआ, प्रशिक्षित तकनीशियन इत्यादि हुए, उनका तो और भी ज़्यादा अभाव है। नील बटा सन्नाटा इसको कह सकते हैं। वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा गहरी है, गंभीर है। झोला छाप और सार्वजनिक क्षेत्र में जैसा कि मैंने बताया लगभग 1 लाख डॉक्टर काम करते हैं। अब यह भी देखा जा सकता है कि भाई डॉक्टर कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर पैदा करो। तो कैसे करेंगे? मेडिकल कॉलेज का भी तो घोर अभाव है। मेडिकल कॉलेज नए नए बहुत ही कम खुल रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो है 13 मात्र जो है फंक्शनल एम्स हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 13 एम्स की हम मात्र स्थापना कर पाए। एम्स की स्थापना में आप कहेंगे, कमेंट कर सकते हैं या कुछ कड़ी टिप्पणी कर सकते हैं कि आपको पता है कितना पैसा लगता है। ठीक है, बहुत पैसा लगता है, लेकिन आज़ादी के बाद से मात्र हम 13 एम्स की स्थापना, फंक्शनल रनिंग एम्स की स्थापना कर पाए। और भी जो है सार्वजनिक जो है मेडिकल कॉलेजों का घोर अभाव है। और निजी क्षेत्र में जो है मेडिकल की पढ़ाई अत्यंत ही महंगी है, बहुत ज़्यादा महंगी है। एक सामान्य से सामान्य छोटा मेडिकल कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहें तो 60 से 70 लाख रुपए आपको उसके लिए खर्चने पड़ते हैं। तो एक डॉक्टर का अभाव है। डॉक्टर के अभाव की कमी को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। न तो नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, न उनमें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर पा रहे हैं, और जो निजी क्षेत्र के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें पढ़ाई बहुत ही महंगी है। तो दूसरी बहुत बड़ी समस्या क्या है? चिकित्सकों का घोर अभाव। और इसका परिणाम क्या होता है कि एक चिकित्सक पर मैंने बताया 12,500 जनसंख्या निर्भर कर रही है, तो उसके ऊपर दबाव, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है चिकित्सक के ऊपर। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि डॉक्टर खुद बीमार हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार, एक जो शोध है किया गया उसके अनुसार जो है भारत में लगभग आधे से ज़्यादा 65% जो हैं, एग्जैक्टली मुझे वो डाटा याद नहीं आ रहा है, चिकित्सक किसी न किसी मानसिक मनोविकार से वो पीड़ित रहते हैं। कोई ना कोई उनको मानसिक समस्याएं रहती है। इसका परिणाम क्या होता है? उनके आउटपुट में जो है वो कमी आ जाती है। खुद ही समस्या से ग्रसित रहेगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा? बहुत ज़्यादा दबाव है तो कार्य क्षमता उसकी गिर जाती है। चौथी जो समस्या है, आधारभूत साधनों, चिकित्सा के जो उपकरण हैं एवं औषधि हेतु कच्चे माल का अभाव। आधारभूत जो साधन है और कच्चा माल जो चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए और चिकित्सा उपकरण है उसका भी घोर अभाव है। चिकित्सा उपकरणों का एक आंकड़ा है कि भारत में जो बाजार है वो लगभग 10 अरब डॉलर का है, लेकिन इस 10 अरब डॉलर के बाजार पर कब्जा किसका है? दबदबा किसका है? विदेशी कंपनियों का दबदबा है, विदेशी कंपनियों का इस पर कब्जा है। और एपीआई के लिए जो क्या है, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, इसके लिए जो है या अन्य कच्चे माल हैं, इसके लिए जो हम किस पे निर्भर हैं? चीन पर निर्भर हैं। और क्या होगा, पैंडेमिक वगैरह आता है जैसे अभी कोरोना में, तो चीन अपना, या कभी चीन से हमारी स्थिति खराब होती है, जब तनाव की स्थिति होती है चीन रोक देता है भारत में दवा के लिए, त्राहिमाम मच जाता है, क्योंकि जो कच्चा माल आता है वो चीन से आना है और हमारे पास वो है नहीं। तो चौथी समस्या आधारभूत साधनों, चिकित्सा उपकरणों। आधारभूत साधन में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी आप एक देख रहे होंगे कि कई 3 भारत में मेन रूप से कोरोना का वो टीका चल रहा है, स्पुतनिक है, आपको कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है, लेकिन एक और जो है जिसके विषय में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा वो भी प्रभावकारी है, लेकिन वो भारत में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका जो स्टोरेज है, बाकी सबका स्टोरेज तो 2 डिग्री सेल्सियस तक में आप कर सकते हैं, उसका स्टोरेज में के लिए माइनस कुछ डिग्री सेल्सियस तक ले जाना होगा, और उस वो उतना तापमान पर हमारे पास रखने के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, आधा से ज़्यादा वो खराब हो जाएगा। तो आधारभूत साधनों, चिकित्सा उपकरणों एवं औषधि हेतु कच्चे माल का भी हमारे यहाँ घोर अभाव है। तो ये भारत की जो स्वास्थ्य सेवा है उनसे जुड़ी हुई प्रमुख समस्याएं थी। इसके इतर भी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैंने कोरोना के संदर्भ में आपको जो अभी चल रहा है उसके संदर्भ में मैंने जो प्रमुख समस्याएं हैं उस पर बात की थी। बाकी और कई सारा है, प्रजनन से जुड़ा हुआ है, स्त्री स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और भी
शिशु मृत्यु दर है, मातृ जो है मतलब बच्चे को जन्म देने के दौरान माताओं की मृत्यु 1000 में 87 महिलाएं मर जाती हैं, और भी इस तरह की कई समस्याएं हैं। लेकिन मैंने कुछ प्रमुख समस्याओं पर इस चर्चा की। अब सवाल उठता है कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो। तो पहला समाधान तो यही दिख रहा है कि भैया स्वास्थ्य सेवा पर आप कम खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा को बढ़ाइए। अभी 1.2 है, ठीक ठाक जो है भारत की जनसंख्या को ठीक ठाक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए खर्चा हमको कितना करना पड़ेगा? 3.8, ठीक ठाक करने के लिए 3.8। 2025 तक हमने रखा है 2.5% के आसपास कि हम उतना खर्च करेंगे 2025 तक। आपको चाहिए 3.8 ठीक ठाक देने के लिए, और सही स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए 6% से ऊपर जीडीपी या लगभग 6% आपको अपनी जीडीपी का खर्च करना होता है। तो पहला है स्वास्थ्य सेवा में जो खर्चा है उसको बढ़ा दीजिए। दूसरा समाधान इसका क्या है कि चिकित्सा क्षेत्र में आप सुधार लाइए। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या कीजिए कि सुधार लाइए, और अन्य चिकित्सा जो पद्धति है भारत में अभी भी जो सबसे ऑथेंटिक चिकित्सा पद्धति जो मानी जाती है एलोपैथ को ही मानी जाती है। सबसे अधिक जो है एलोपैथ के प्रति ही लोग जाते हैं। लेकिन अन्य चिकित्सा पद्धति जो है यूनानी है, आयुर्वेदा है, आपको होम्योपैथिक है, योगा है, जल चिकित्सा है, इन सब चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ सरकार को करना क्या है कि ये अन्य चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे, और फिर वही नीम हकीम खतरे जाने वाली स्थिति न हो, झोला छाप डॉक्टर इस क्षेत्र में न पैदा हो। इसके लिए सर्टिफिकेशन की भी आवश्यकता होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाने चाहिए। अन्य चिकित्सा पद्धतियों को हमने बढ़ावा दिया, और योग्य जो शिक्षित हैं, जो प्रशिक्षित जो हैं उस क्षेत्र में डॉक्टर, हम उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। तो यह किया जा सकता है। तीसरा उपाय क्या है? टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना। टेलीमेडिसिन को हम बढ़ावा देंगे, और दिल्ली का कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर जो है दूर दराज के क्षेत्रों में जो है कि लोग जो है उसका लाभ उठा पाएंगे, और इससे क्या है कि अस्पतालों में जो भीड़ है वह भी कम होगा। तो टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना तीसरा उपाय है। चौथा उपाय क्या है? जीवन शैली में जो सुधार है उसको प्रोत्साहित करना, क्योंकि अधिकांश जो बीमारियां होती हैं, एग्जैक्टली मुझे प्रतिशत याद नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा था, लगभग 50% से ऊपर जो बीमारियां होती हैं वो जीवन शैली जनित बीमारियां होती हैं। तो जीवन शैली में सुधार को प्रोत्साहित करना, उस तरह के जो हमारे कुछ नेता हैं, अभिनेता हैं जो अच्छी जीवन शैली जीते हैं, उनको उदाहरण के रूप में दिखाना, वो अपनी जीवन शैली के विषय में बतलाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, क्योंकि लोगों को प्रेरित करना सबसे अधिक जरूरी है। तो जीवन शैली में सुधार को क्या है? प्रोत्साहित करना एक उपाय हो सकता है। भारत क्या है? भारत वर्तमान में एक विकासशील देश है, लेकिन इसकी जो जीवन शैली यहाँ के लोगों की है वो कहीं ना कहीं विकसित देशों का हम अनुसरण कर रहे हैं, और इसीलिए हमने विकसित देशों की कई सारी बीमारियों को अपना लिया है। अपना लिया क्या? उन्होंने विकसित देशों में जो बीमारियाँ कॉमन हैं वो हमारे यहाँ आ गई हैं। यानी ऐसी बीमारियाँ जो विकासशील देशों में देखी नहीं जाती हैं, भारत में देखी जाती हैं, क्योंकि हम उनका अनुसरण करते हैं विकसित देशों का। तो जीवन शैली में अगर हम सुधार लाएंगे तो उनसे मुक्ति पा सकते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप हुआ, मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की कुछ बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। पांचवा क्या है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कौशल विकास की सबसे अधिक ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अभी भी कई आशा बहनें हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, नर्स हैं। आशा कार्यकर्ता जो हैं अधिकांश जो हैं बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होती हैं, तो उनको प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। नर्सों को प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। तकनीशियन हैं, उनको जो है प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी कार्य कुशलता में क्या हो? वृद्धि हो। तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्या है? कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौशल विकास और प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जाना चाहिए, जिससे कि जो झोला छाप है उनसे हमें झोला छाप डॉक्टरों से मुक्ति मिले। अगली जो है वो पैंडेमिक, कोविड जैसे पैंडेमिक की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला उपाय वह है रोग निगरानी प्रणाली का विकास। रोग निगरानी प्रणाली का विकास, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमने क्या विकास किया है कि मौसम का प्रणाली का विकास किया है। मौसम पूर्वानुमान लगाते हैं। एक समय स्थिति यह थी कि मौसम विभाग बोलता था घोर बारिश होगी तो लोग छाता लेकर निकलते थे, इसलिए नहीं कि बारिश से बचने के लिए, कि धूप से बचेंगे। लेकिन धीरे धीरे हमने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया, और आज जो है मौसम विभाग के पूर्वानुमान 95% से ऊपर ज़्यादा सटीक होते हैं। उसी तरह से जो है वर्तमान में रोग निगरानी प्रणाली का विकास करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि ये जो है पैंडेमिक वगैरह फैलेगा
तो उसके पहले ही हमें अलर्ट कर देगा, स्थितियों का एनालिसिस करके अलर्ट करेगा, और साथ ही साथ जो है पैंडेमिक फैलने की स्थिति में एक तैयारियों का न सिर्फ विश्लेषण करेगा बल्कि भारत को जो है उसके लिए तैयार भी रखेगा। तो रोग निगरानी प्रणाली के विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर यह भारत में भी होता तो कोरोना की जो दूसरी लहर जो पूरा का पूरा भारत त्राहिमाम कर रहा है वह स्थिति ना आती। भारत में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो इतनी ज़्यादा प्रभाव मारक क्यों हुई, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला जो उपाय है क्या है कि देशी विनिर्माताओं एवं कंपनियों को विशेष सुविधा देना। क्यों विशेष सुविधा देना? ताकि वो जो एपीआई है, कच्चा माल जो है या फिर जो चिकित्सा उपकरण है, उनमें जो है देशी विनिर्माताओं एवं कंपनियों को हम लोग विशेष प्रोत्साहन देंगे, जिससे कि हमारे जो निर्भरता है दूसरे देशों पर न बढ़े और न ही जो है कि विदेशी कंपनियां जो हमारे यहाँ आकर जो है क्या करें, फ़ायदा उठाएं उसका। तो इसलिए हम देशी विनिर्माताओं को आगे बढ़ाएंगे, देशी कंपनियों को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए उनको हम लोग स्पेशल सुविधाएं देंगे, स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। ये उपाय हैं, जैसे कि आप विशेष पैकेज में क्या दे सकते हैं, उनके लिए आयात शुल्क में कटौती कर सकते हैं। और यह इसलिए भी ज़रूरी है कि आज से कुछ साल पहले तक जो एपीआई पर हमारी जो निर्भरता अभी चीन में बढ़ गई है वो नहीं थी। हज़ारों छोटी छोटी कंपनियां थी जो कि क्या थी, निर्माता हुआ करती थी कुछ साल पहले तक, जो अब मात्र आयातक बनकर रह गई हैं। निर्माता हुआ करती थी लेकिन आयातक इसलिए बन गई हैं क्योंकि जो चीन ने बहुत ही सस्ते में वो अपना डंप करना माल शुरू कर दिया और उनके कंपटीशन में ये कंपनियां टिक नहीं पाई। और क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अब हम बनाएंगे नहीं, हम खरीद के ही बेचना शुरू करेंगे। तो अगर उन कंपनियों को, भारत के विनिर्माताओं को हम लोग जो है क्या करेंगे कि प्रोत्साहन देंगे, जैसे कि आयात शुल्क में उनको हम कुछ कटौती देंगे, या ज़मीन वगैरह फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ज़मीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा छूट देंगे, बिजली में बहुत ज़्यादा छूट देंगे, या फिर जो सरकारी खरीद है हम तय करेंगे कि नहीं, सरकारी खरीद जो है भारतीय कंपनी से ही होगी, ठीक है, एक निश्चित मानक बनाकर। तो ऐसी ऐसी सुविधाओं देकर क्या है को देकर हम जो है भारतीय कंपनियों को आगे बढ़ाएंगे, भारत के विनिर्माताओं को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो एक और काम किया जा सकता है कि भारत के जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं उनको भी इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राष्ट्रभक्ति की भावना से उसको जोड़ा जाना चाहिए, ना कि PKMB के उसको ऐसे करके पाकिस्तान की माँ का ऐसे करके केवल इसका नारा लगा देने को राष्ट्रभक्ति नहीं, बल्कि इन सब चीज़ों को राष्ट्रभक्ति माना जाना चाहिए। ऐसा व्यवहार मतलब लोगों में फैलाया जाए और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं उनको इस क्षेत्र में आमंत्रित किया जाए। एक सुझाव यह भी हो सकता है। अगला सुझाव यह है कि जो निजी अस्पताल हैं, निजी अस्पतालों का नियमन किया जाना चाहिए। आप मनमाना फी जो है मनमाना वसूल नहीं सकते हैं। जैसे सरकारी स्कूलों का भी, प्राइवेट स्कूलों का विनियमन किया गया कि आप इतनी ही फी लेंगे, वैसे ही उनका भी विनियमन होना चाहिए। आज ही के अखबार में क्या दिया था, सरकार कह रही है एक दिन का 15,000 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट का जो है हॉस्पिटल वगैरह करेंगे 40,000 से नीचे में हम सुनेंगे ही नहीं, 40 या 45 वो बोल रहे हैं। तो इस तरह नहीं कि आप अपना दादागिरी करें, आपकी अभी ज़रूरत है। तो प्राइवेट जो हैं हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनका विनियमन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप आए दिन देखते हैं कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं होती हैं। हालांकि मैं इस घटना का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक तो विनियमन का अभाव है, साथ ही साथ लोगों में विश्वास जो है वो भी उनके प्रति कम है। एक दिन का आप 40,000 50,000 रुपये लेते हैं, 10 दिन तक रखे रहते हैं, फिर अंत में आप बतला देते हैं कि मृत्यु हो गई। कई बार तो यह स्थिति आती है कि पता चलता है कि 4 दिन पहले ही मरा हुआ है और जब देखने गए तो लाश फूला हुआ, तमाम चीज़ें हैं। और तब आप 4 दिन मरे हुए को वेंटिलेटर पर रख कर जो है उसका पैसा वसूल रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं के बाद जो है लोगों का धैर्य टूट जाता है। भारत में अभी भी क्या है, एक जो है मैंने बताया कि निजी क्षेत्र में ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, और जो भारत में गरीबी का एक कारण यह भी बताया गया था कि भारत में जो है अगर सार्वजनिक क्षेत्र में जो है सेवाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा कर दिया जाए तो यहाँ गरीबी के चंगुल से कई ज़्यादा लोगों को निकाला जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि कई गरीब गुरबा जो हैं बेचारे, या फिर जो कि फ्रंट लाइन पे होते हैं, अपना ज़मीन वगैरह बेच कर आते हैं और फिर भी जो क्या है कि बदले में वहाँ से लेकर वो जीवित नहीं लेकर जाते हैं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ना लाजमी है। लेकिन उसके बावजूद जो है मैं उनका ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन यह भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन पर विनियमन निश्चित रूप से हो और इसमें कई सारी पारदर्शिता उनमें सुनिश्चित की जाए। जैसे अभी कोरोना में ही अंदर लेकर चले गए और क्या इलाज कर रहे हैं क्या नहीं ये देख नहीं रहा है कोई, तो होना यह चाहिए कि भाई आप एक वो क्या स्थिति है उसकी पल पल की सूचना दें, या फिर आप ये करें कुछ LCD वगैरह लगाएं उस तरह से अगर संभव हो तो, और क्या ट्रीटमेंट चल रहा हो बाहर से व्यक्ति देख सके, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो क्या है कि एक निजी अस्पतालों का नियमन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है चल क्लिनिकों की बहुत ज़्यादा अधिक
अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। चल क्लिनिकों की, रेड रिबन एक्सप्रेस जैसा जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, ऐसे कई सारे ट्रेन चलाए जा सकते हैं, कई सारे जो हैं बसें इस तरह से चलाई जा सकते हैं जिनमें कि मेडिकल इक्विपमेंट हो और डॉक्टर हों, नर्स हों, और इस प्रकार से वो चल क्लिनिक के रूप में काम करेंगे। ई रिक्शा वगैरह भी चलाए जा सकते हैं छोटे छोटे गाँवों में। तो चल क्लिनिकों की अधिक से अधिक स्थापना, यह एक बहुत ही गेम चेंजिंग रोल प्ले कर सकता है। चल क्लिनिकों की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। और एक अंतिम सुझाव जो है, इसके अलावा भी और कई सारे सुझाव हैं, लेकिन एक सुझाव यह भी मेरे हिसाब से है कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए चैनल उसको भी खोला जाना चाहिए, इसमें छोटी मोटी बीमारियों के प्रति और भी तथा अच्छी आदतों के विषय में बतलाई जाए। तो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई एक चैनल, स्पेशल डेडिकेटेड चैनल का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यह था भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याएं या फिर स्वास्थ्य की स्थिति एवं उन समस्याओं का समाधान से जुड़ा हुआ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों को ज़रूर से ज़रूर दिखलाएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत, यह जो मैंने वीडियो बनाया है कई सारे एडिटोरियल को पढ़कर बनाया है, तो मेरी मेहनत सार्थक हो, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।